हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो अपलोड करने में कुछ डिले हो गया, करीब 5-6 दिन का टाइम लग गया। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, ठीक। फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल ई। कैपिटल ई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यों इसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है और इसका कूलॉम्स लॉ से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल लाइंस है। जैसे अगर हम मैग्नेट, किसी एक बार मैग्नेट को पढ़ें, किसी एक बार मैग्नेट के बारे में पढ़ें, तो हम जानते हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से चलना शुरू करती हैं और साउथ पोल पे आके एंड होती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से चलना शुरू होती हैं, साउथ पोल पे आके एंड होती हैं, ठीक। तो देखो MFL क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से चलना शुरू होती हैं, साउथ पोल पे खत्म होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से चलना शुरू होती हैं और नॉर्थ पोल पे आके खत्म होती हैं, ठीक। तो एक्चुअली जो MFL है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड पाथ में मूव करती हैं, क्लोज्ड पाथ में मूव करती हैं, ठीक है। कैसी लाइंस होती हैं ये, इनविजिबल लाइंस होती हैं, इनविजिबल लाइंस होती हैं, ठीक है। इनविजिबल लाइंस होती हैं, ठीक। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। ये क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। नॉर्थ पोल से चल के साउथ पे ख़त्म हुई, फिर इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से चल के नॉर्थ पे आती हैं, एक पाथ को कंप्लीट करती हैं, एक लूप को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक नेगेटिव चार्ज रखा है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इट डजंट मैटर। वो डिस्टेंस r हो सकती है, वो डिस्टेंस इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिस्टेंस इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से चलना शुरू करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होंगी। पॉजिटिव चार्ज से चलना शुरू करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होंगे। देखो कहा जाता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग 9th 10th में 11th में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें आप लोगों को MFL के बारे में पता है। क्या होता है, क्लोज लूप में चलती हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी एक बार मैग्नेट के अक्रॉस, ठीक है।
और जितनी दूर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्क करती हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक एरिया या मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया को, जितनी एरिया में इस मैग्नेट का असर होता है, ठीक है। तो जितने एरिया में इस मैग्नेट का इम्पैक्ट होता है, मतलब कोई भी आयरन फिलिंग्स जितनी एरिया में हम रख दें, उस आयरन फिलिंग्स को ये मैग्नेट खींच ले, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसा नहीं कि बाहर मैग्नेट यहाँ पे रखा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी, नहीं। इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, जितना बड़ा मैग्नेट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना छोटा मैग्नेट उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा डिफरेंस है। अब देखो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, ये क्या है? MFL, ये क्या है? EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। क्या सिमिलैरिटी है और क्या नॉन सिमिलैरिटी है, दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से चलना शुरू करती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती हैं। एज सिमिलर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से चलना शुरू करती हैं, साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर पहला पॉइंट हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? EFL starts from positive Q and ends at a negative Q, ठीक। एज सिमिलर जैसे ये नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ पे खत्म होती है, ठीक। दूसरा, ये क्या करती हैं? क्लोज पाथ बनाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनसाइड द मैग्नेट दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये अगर पहला पॉइंट है, ये क्लोज पाथ बनाती हैं। दूसरा है ये इनविजिबल होती हैं। तीसरा है ये दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। चौथा पॉइंट अगर हम लिखें तो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट they moves from south pole to north pole, they move from south pole to north pole, ठीक है। क्यों ये मूव करती हैं? टू फॉर्म अ क्लोज पाथ, टू फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि क्या ये कैमरे में दिख रहा है? मैं चेक कर लूँ जरा कि ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, ठीक है। चलिए, ये पाथ आपको नहीं दिख रहा है, तो टू फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अब तो ये दिख रहा है, चलिए, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चलती है इनसाइड द मैग्नेट टू फॉर्म अ क्लोज पाथ, इसीलिए ये क्लोज्ड पाथ बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। सेकंड पॉइंट क्या है? दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज पाथ। ये फिर वापस से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक बार पॉजिटिव चार्ज से चली, नेगेटिव चार्ज पे एंड हुई, तो ये वापस से दोबारा फिर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम के नहीं आती। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? दे डू not form a closed path, they do not form a closed path, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बारे में। तीसरा पॉइंट EFL में क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट सिमिलर है। ये क्या होती हैं? इनविजिबल। ये भी क्या होती हैं? इनविजिबल। ये भी इनविजिबल होती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं,
तीसरा पॉइंट इनविजिबल हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? चलिए चौथा पॉइंट मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको कैमरे में दिखाई ना पड़े। ठीक है, चौथा पॉइंट मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, या पहले नोट कर लो, नोट कर लो आप। 1 2 3, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, इनविजिबल होती हैं, उसके बाद दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद each other, they do not intersect with each other। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ रही है क्या, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल ऐसे ही होंगी नहीं, ऐसे भी होंगी, ठीक, ऐसे भी होंगी, ठीक, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे सीधे सीधे भी होंगी ये, ठीक है, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें तो देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड जाती हुई नज़र आ रही हैं। सिमिलरली जैसे अगर हम नॉर्थ पोल को कंसीडर करें तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई आउटवर्ड दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को देखें तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट ये कह सकते हैं कि एट प्लस क्यू चार्ज EFL, एट प्लस क्यू चार्ज EFL goes radially outward। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आई थिंक यहाँ से आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आप पहले इसको नोट कर लो। 1 2 3 रब कर दें। चलिए पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, छठा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड जाती हुई नज़र आ रही है। ये EFL है, EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, छठा पॉइंट है, देखो माइनस क्यू चार्ज पे हमें क्या लग रहा है, इनवर्ड आती हुई नज़र आ रही है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से घूम के कुछ ऐसी आ रही होगी अंदर की तरफ। ठीक, तो एट माइनस क्यू चार्ज EFL appears to come inwards। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज पे जो EFL होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो अपीयर्स होती हैं, अंदर आती हुई अपीयर होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आगे की कहानी शुरू की जाए। चलिए ठीक, यार तुम लोगों के पास तो दो ऑप्शन है। एक तो नोट करने के लिए हम वैसे भी बोलते हैं, और नहीं भी नोट कर पाए तो वीडियो में पीछे चले गए, वीडियो को पॉज कर लिए, नोट कर लिए, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार 4 बार नहीं 5 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियो को देख लो, बैक कर लो, फॉरवर्ड कर लो, ये सारे ऑप्शंस तो हैं। चलो ठीक है।
ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हो गया। अभी इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, ये थोड़ा सा 5-6 दिन का टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने में। प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में करीब 5-6 दिन का गैप हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है, अब से जितने भी वीडियोस हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन डाल दिया करूँ। जैसे ये आज की डेट में अगर ये वीडियो पड़ा है तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कल नहीं तो परसों पक्का है, हर हालत में आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फिज़िक्स का लेके चल रहे हैं। फिज़िक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी अपलोड करने वाले हैं। ये अभी एक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिज़िक्स में, इसके जस्ट बाद हम लोग केमिस्ट्री में भी लेके आ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट्स, उसके भी वीडियो, इस वीडियो के पैरेलल वो भी चलेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में जब अपना पहला हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मैथ्स का भी लेके आएंगे। मैथ्स का भी पहला रिलेशन एंड फंक्शंस अपना पहला जो टॉपिक है वो हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे की कहानी। चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ही तरीके से होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग समझ गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो जान गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो समझिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग जान ही चुके हैं क्या, कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ सारे डायरेक्शंस में निकलेगी। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये कहें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी एक पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज ने एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, एक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है P, ठीक। इस किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, उसकी कितनी ताकतवर है, कितनी स्ट्रेंथ बोले तो, इंटेंसिटी बोले तो उसकी क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, यहाँ पे वो कितना इंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे हम अपने मन से, इस P पॉइंट पे हम अपने मन से एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है भाई, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। टेस्ट चार्ज क्या होता है, चार्ज तो ऑलरेडी प्लस Q है, तो ये टेस्ट चार्ज क्या है। देखो, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज को साइंटिस्टों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, ठीक है। टेस्ट चार्ज नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। ऑलरेडी जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा होता है यार। जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज अभी तक खोजा गया है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख रहे हो, 10⁻⁻19 कूलम, ये ऑलरेडी इतना छोटा है, ठीक है। ऑलरेडी स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो 10⁻⁻19 के ऑर्डर का है, ठीक। क्योंकि जो Q चार्ज होगा वो ऑलरेडी बहुत छोटा होगा, पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, पॉइंट चार्ज होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में ये टेस्ट चार्ज क्या है, लगभग नेग्लिजिबल, ठीक। लेकिन ये टेस्ट चार्ज जो है साइंटिस्टों ने अपनी सहूलियत के लिए डिस्कवर किया है। इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो टेस्ट चार्ज है इसकी खुद की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक। अच्छा,
तो इसकी खुद की अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस पी पॉइंट पे आके चुपचाप पड़ा रहेगा, अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ठीक, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी। ठीक, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ठीक है, अच्छा, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इस क्यू नॉट चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स होगा Q इंटू ई, क्यू ई। ठीक, ये चीज़ पता है ना कि कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाती है। तो एक्चुअली जो कूलॉम्स का लॉ था, जो कूलॉम साहब ने ये कहा था कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, तो एक्चुअली उनका जो ये लॉ आया था वो यहीं से आया था। ठीक है, उनने क्या कहा था, चलो अब यहीं पे ये चीज़ भी बता देते हैं कि ये फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई क्यों है, क्यों लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कूलॉम साहब का क्या लॉ था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो उनका लॉ था। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है बट ऑब्वियस है कि फोर्स वेक्टर होता है। ठीक है, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो कूलॉम साहब ने क्या कहा था कि अगर एक Q1 चार्ज यहाँ है, अगर ये पॉजिटिव है, एक Q2 चार्ज यहाँ है, ये भी पॉजिटिव है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, तो Q1 चार्ज जो है ये Q2 पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। और ये जो Q2 चार्ज है ये Q1 पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, अपोजिट। क्यों होगी भैया, क्यों होगी? जादू है, हो जाएगी। जादू नहीं है, जादू यही है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर एक फोर्स लगाती है। यही चीज़ कूलॉम ने भी बताई। भैया अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है तो यार ये प्लस क्यू चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक, इस प्लस Q1 चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, Q1 की वजह से है तो इसको मान लिया E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखेगी कि यार मेरे रास्ते में एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस Q2 चार्ज को अपने रास्ते से हटाना चाहेगी, देखेगी कि उसी नेचर का है जिस नेचर की वजह से मैं जनरेट हो रही हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सोचेगी कि भैया प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैं जनरेट हुआ हूँ या हुई हूँ, जो भी मेल या फीमेल, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सोचेगा कि ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैं जनरेट हुआ हूँ और मेरे रास्ते में एक प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो उस प्लस क्यू चार्ज को ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे, अपने रास्ते में हटाना चाहेगी, अपने रास्ते से हटाना चाहेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस Q2 चार्ज पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाती है अपने ही डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है ये कहीं जादू से नहीं आ गया, कहीं जादू से नहीं आ गया, ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। अब देखो ये जो प्लस Q2 चार्ज है ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है यार, ये भी तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्लस Q2 चार्ज है ये इस तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब ये E2 क्या देखेगा? ये E2 देखेगा कि यार मेरे रास्ते में Q1 रखा हुआ है और वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये E2 जो है ये इस Q1 पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। कोई जादू नहीं है, कूलॉम ने जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दिया था वो जादू नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी थी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कूलॉम्स लॉ कहाँ से आया था। तो समझ में आ गई बात कि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स इसके फील्ड में जो भी चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होता है? ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है? Q इंटू ई, और इसी की वैल्यू हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो यार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कौन सा चार्ज रखा हुआ है? Q2, तो ये Q2 चार्ज यहाँ रखा गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साहब हमें चाहिए इस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें ई चाहिए, ई क्या हो जाएगा, यहाँ से ई क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट जाके यहाँ डिवाइड कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी जो इस पॉइंट पे फोर्स होगा, उस फोर्स को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इस पॉइंट P पर अगर एक चार्ज Q है और यहाँ Q नॉट है, तो इस पॉइंट P पर फोर्स क्या होगा, फोर्स एट पॉइंट P, अगर हम फोर्स निकालने जाएं तो फोर्स क्या होगा, Q नॉट अपॉन, अगर ये पॉइंट इस Q चार्ज से R यूनिट की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यही फोर्स होगा इस P पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो ये तो फोर्स हो गया। अब अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा फोर्स एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया ये Q, फोर्स क्या था, Q नॉट अपॉन Q नॉट कैंसिल हो गया, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ध्यान देना कि यार फोर्स का ये सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। पिछले लेक्चर में मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, तो फोर्स में ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर फोर्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला क्या बताएगा, ये फॉर्मूला भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लो इसको आप नोट कर लो, हो गया। चलो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, चलो, तो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर। उसके लिए हम लोग कहेंगे वेक्टर, ऊपर लिखे थोड़ा सा, यहाँ पे बोर्ड विजिबल है आपको, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रहा है ये बोर्ड में आपको, एक मिनट में देख लो जरा। हाँ, ठीक दिख रहा है, चलिए ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए साहब, अब वेक्टर फॉर्म शुरू करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सबसे पहली बात तो ये कि वेक्टर फॉर्म में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा साहब, अब हमने कहा कि आप इसका डायरेक्शन बताओ। तो याद करो कूलॉम्स लॉ में मैंने आपको बता रखा है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर R स्क्वायर है
तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, के क्यू अपॉन आर क्यू और वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च करिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, अपना पढ़ाई अड्डा। वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा रखा है कि आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर होता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड आर। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ये क्वांटिटी आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी आपको मैग्नीट्यूड दे देगी, और ये जो आर कैप है ये आपको दे देगा डायरेक्शन, ये आपको दे देगा डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, इसने आपको डायरेक्शन दे दिया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी किया था, यहाँ भी करने जा रहे हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। विजिबल है ये? लाइट तो नहीं चमक रही यहाँ पे आप लोगों को? यार आप लोग कमेंट करके बताया करो, ठीक है? जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, अगर कोई कमी है तो भी कमेंट करके बताओ, कोई चीज़ अच्छी है तो भी कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ है, ठीक है? साउंड क्वालिटी क्लियर है नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक मेरे को पता कैसे लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। चलो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि साहब अगर यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कोई प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज यहाँ है आपका, कोई प्लस Q2 चार्ज है, यहाँ आपका कोई माइनस Q3 चार्ज है, और लेट अस सपोज यहाँ कोई एक पॉइंट P है, या यहाँ पे भी आप कोई एक चार्ज मान लो यार, क्या मान ले, प्लस मान ले, माइनस मान ले, क्या मान ले? चलो माइनस Q4, दो चार्ज पॉजिटिव, दो चार्ज नेगेटिव, ठीक है? चलिए साहब मान लेते हैं। अब हमने कहा कि साहब यहाँ पर आप एक ये सिस्टम बन गया। एक मिनट, तीन चार्ज के बारे में बताते हैं अभी। आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो P, और कहा गया कि आप इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस P पॉइंट पे आपको E नेट बताना है, E नेट बताना है क्या होगा, ठीक है? अच्छा, तो भाई अगर ये Q1 इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे है, ये Q2 चार्ज इस P पॉइंट से R2 डिस्टेंस पे है, और ये Q3 चार्ज इस P पॉइंट से R3 डिस्टेंस पे है, ठीक? R1 R2 R3। तो ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज अपने लाइन ऑफ एक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दैट इज E1, ठीक है? अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यू नॉट रखा होगा, ठीक। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है उस क्यू नॉट चार्ज को नीचे की तरफ पुश करेगा। जो टेस्ट चार्ज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होता है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है पता है, कन्वेंशन रूल नहीं होता है। कन्वेंशन वो होता है जब कई सारे लोग या पूरी दुनिया किसी चीज़ को माने और वो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, तो वो क्या कहलाता है, कन्वेंशन। जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, ठीक, हम लोग कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान है या नहीं ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि भगवान है या नहीं। भगवान, अल्लाह ताला, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि भगवान या अल्लाह ताला है या नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ क्या हुई, कन्वेंशन हुई। क्या आपका कन्वेंशन है कि आप भगवान को मान रहे हैं, वो है या नहीं इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, प्रूवन नहीं है, वो चीज़ प्रूव नहीं है, ठीक। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है, ये पॉजिटिव इन नेचर होता है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। प्रूवन नहीं है, ये कन्वेंशन है। साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है नेचर। तो ये जो Q1 चार्ज है प्लस नेचर में, ये इसको रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी, ठीक है। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब ये Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो ये -Q3 है, अगर इसको भी हम प्लस कर लें, माइनस ही रहने दो चलो, अगर ये -Q3 है तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल करेगा लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E3 वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये जो P पॉइंट आया, इस P पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे, E1, E2, E3। तो जो E नेट होगा वो E नेट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E2 प्लस वेक्टर सम ऑफ E3। वेक्टर का सम तो पता ही है, अभी पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ में। दो वेक्टर का सम कैसे होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अगर हमें करना है तो कैसे होता है ये, अगर वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो क्या होता है ये √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। वेक्टर सम पढ़ा है ना, 11th में आप लोग पढ़ के आए हो ना। क्या होता है ये, ट्राइंगल लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। A प्लस B क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसी फॉर्मूले से ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अब इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं हम लोगों को, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और जो अगला वीडियो आएगा मे भी शायद इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट डे हो या उसके जस्ट नेक्स्ट डे हो, मतलब 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। और वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे होगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कूलॉम्स लॉ पे जो फोर्स मैंने पढ़ाया था उस पर हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाए थे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उस पर मैंने मेरे ख्याल से आई थिंक शायद 1 या 2 न्यूमेरिकल मैंने ही कराए थे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे होगा, कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।